Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. आज हम लोग, मैं बताई थी, नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। नया टॉपिक आपका क्या है? ओजोन लेयर डेप्लीटेशन। ठीक है, मतलब ओजोन लेयर जो है उसका हाश कैसे हो रहा है, किस तरह से ओजोन लेयर को हम खराब कर रहे हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, आपको मैं पिक शेयर कर रही हूँ, देखेंगे इसको। सभी को दिखाई दे रहा है? Yes, ma'am. ओके। Yes, ma'am. देखिए, ओजोन लेयर डेप्लीटेशन में क्या बताया गया है? दिस शेड ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। मतलब ऐसा एक अब सराउंडिंग, मतलब अर्थ के आसपास एक ऐसा क्षेत्र होना जिसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर बोलते हैं। एक इस तरह से, मतलब एक दायरा होता है जिसके आसपास, मतलब एटमॉस्फेयर एयर जो होती है, हवा का ऐसा एक दायरा जो अर्थ के आसपास होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर बोलते हैं। The height of this shed is about 16,000 to 29,000 kilometers, but atmosphere of the earth is vertically divided into 4 levels. यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि ये जो, मतलब इसका जो हाइट होता है वो कितना होता है? लगभग 16,000 से 29,000 किलोमीटर के अंदर में होता है। बट अर्थ ने इसको वर्टिकली 4 लेवल्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट लेवल इज ट्रोपोस्फियर, सेकंड ओजोनोस्फियर, थर्ड स्ट्रेटोस्फियर एंड फोर्थ मेसोस्फियर। ठीक है, तो 4 लेवल्स में कौन कौन सा 4 लेवल्स हैं इसके? ट्रोपोस्फियर, ओजोनोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर एंड मेसोस्फियर। ठीक है, अब फर्स्ट हम इसमें देखते हैं कि ओजोनोस्फियर क्या होता है। ओजोन इज अ गैस दैट इज नेचुरली प्रेजेंट इन एयर एटमॉस्फेयर। ओजोन क्या है? एक तरीके का ओजोन इज अ गैस। ओजोन क्या है? एक गैस है दैट इज नेचुरली प्रेजेंट इन एयर एटमॉस्फेयर, जो कि नेचुरली हम ये बोल सकते हैं कि एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसके साथ प्रेजेंट है। ईच ओजोन मॉलिक्यूल्स कंटेन 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन एंड इट्स केमिकली डिनोटेड एज O3। ओजोन लेयर में क्या होता है? ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसलिए उसे केमिकली हम किस तरह से डिनोट करते हैं? O3 के अकॉर्डिंग। ओजोन का जो रहता है उसको हम O3 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? O3। O3 मीन्स क्या होता है? ओजोन होता है। ठीक है, ऑक्सीजन के इसमें कितने मॉलिक्यूल्स है टोटल? बताइए, ओजोन जो है ऑक्सीजन के इसमें कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है? 3. नेक्स्ट देखते हैं। It constitute about 0.02% of total gas of atmosphere। मतलब हम देखते हैं कि लगभग 0.02% गैसेस जो होती है वो एटमॉस्फेयर में है। About 10% of ozone is the troposphere region closest to the earth between 10 to 16 kilometers। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि 10% जो है, लगभग 10% जो है ओजोन जो है वो कहाँ पर है? कौन सी रीजन में होती है? ट्रोपोस्फियर रीजन में, एकदम अर्थ के एकदम नजदीक होती है, जो लगभग 10 to 16 किलोमीटर के अंदर का दायरा है। The remaining 90% of ozone is in the stratosphere, extending from the top of the atmosphere to about 50 kilometers of altitude। यहाँ पर हम देख रहे हैं, जैसे 10% कहाँ बताया? ट्रोपोस्फियर के नजदीक बताया है, तो 90% कहाँ बताया है? स्ट्रेटोस्फियर में है। जो ओजोन लेयर है, ओजोन का जो गैस होगा वो कहाँ पर होगा? स्ट्रेटोस्फियर में है, जो सबसे टॉप मोस्ट वाला जो हमारी लेयर होती है वो, और वो एल्टीट्यूड से लगभग 50 किलोमीटर ऊपर होगी। The maximum amount of ozone is restricted between stratosphere and troposphere, whereas the thin valley of ozone is present in atmosphere at a height between 20 to 30 km. This layer of ozone is referred to be as ozone layer or ozonosphere। यहाँ पर आपको क्या बोला जा रहा है? यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है कि इससे 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक तो फैला। ओजोन का अधिकतम मतलब इसमें बहुत ज्यादा जो रहता है वो आपके
मैक्सिमम अमाउंट जो है वो लगभग स्ट्रेटोस्फीयर से लेकर ट्रोपोस्फीयर के बीच होता है, और एक पतली सी वैली जो है वो ओजोन की, वो कहाँ एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, जो कि किस हाइट से लेकर के है 20 to 30 किलोमीटर की हाइट पर होती है। ठीक है, दिस लेयर प्रोटेक्ट लाइफ बिलो फ्रॉम द सन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन दैट वुड अदरवाइज डैमेज मैनी फॉर्म ऑफ लाइफ। अब देखो यहाँ पर वो क्या बोल रहा है कि ये जो पतली सी लेयर होती है ओजोन की, वो क्या करती है, हमें सन की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हमको क्या करती है, डैमेज करने से, मतलब बहुत सी हमारी लाइफ को डैमेज करने से रोकने का काम करती है। दिस इज प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ होल एनवायरनमेंट एज अ फिल्टर हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज। मतलब यहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है कि ये जो लेयर है वो क्या कर रही है, एक तो हमारे प्रोटेक्टिव लेयर है, साथ ही क्या करती है, फिल्टर का काम करती है, क्योंकि ये अल्ट्रावायलेट रेज को वहीं पर रोक देती है। इसकी वेवलेंथ यहाँ पर बताया गया है 280 से 320 नैनोमीटर तक होती है, एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम देयर इल इफेक्ट, इसलिए वो हम बीमार होने से बच सकते हैं। दिस अल्ट्रावायलेट रेज कॉजिंग स्किन डिजीज एंड रिजल्ट इन द एजिंग। यहाँ पर बताइए अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से स्किन डिजीज जैसे कि स्किन कैंसर वगैरह जो होते हैं वो हो सकता है। इट ऑल्सो हार्म क्रॉप प्लांट्स एंड वाइल्ड एनिमल्स वेरी मच। इस रेडिएशन की वजह से क्या हो सकता है, प्लांट जो होते हैं क्रॉप प्लांट्स उनको भी हार्म हो सकता है, और जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो भी इस रेस से प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो सभी को इतना क्लियर हुआ कि ओजोनोस्फीयर क्या है? Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. आगे देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर इंपॉर्टेंट क्यों है, बताइए ओजोन लेयर इंपॉर्टेंट क्यों होगा? देखिए, the atmosphere layer of ozone surrounding the earth acts like a blanket, protecting us from ultraviolet radiation to the sunlight. So the ozone screen acts as our protecting cover in cutting off the fatal ultraviolet radiation from the solar system. यहाँ पर आपको क्या बताया जा रहा है कि एटमॉस्फेयर में क्या हो रहा है, जो ओजोन लेयर है जो अर्थ के सराउंडिंग चारों ओर फैला हुआ है, वो एज अ ब्लैंकेट की तरह है। जैसे ब्लैंकेट हमको क्या करता है, ठंड से, धूप से, हर किसी चीज से बचा सकता है, वैसे ही ये ब्लैंकेट जो ओजोन लेयर टाइप का जो ब्लैंकेट है वो क्या कर रहा है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो सन से आती है उससे हमें प्रोटेक्ट करता है। सो द ओजोन स्क्रीन एज अ प्रोटेक्टिंग कवर, मतलब ओजोन स्क्रीन क्या है, एज अ हमारे लिए प्रोटेक्टिंग कवर है, ठीक है, जो कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को, जो कि सोलर सिस्टम के थ्रू हमारे नजदीक आती है, उसको रोकने का काम करती है। ठीक है, तो इसलिए ओजोन लेयर क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, आप सभी को सुना समझ में आ रहा है ठीक से? yes, ma'am. नेक्स्ट आपको बताया गया है वार्निंग द होल इन ओजोन लेयर। हम सभी जानते हैं ओजोन लेयर में छोटे छोटे होल हो गए हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो यही बताया जा रहा है। द साइंटिस्ट ऑफ न्यूजीलैंड ऑन द बेसिस ऑफ डेटा ऑफ नासा स्टेट that a hole is formed in ozone layer above Antarctica island, which is continuously increasing, that separated up to the South Africa. Up to 10 September 2000, this hole is separated from the Antarctica to Ponta Argon City. Previously, this hole was restricted to Antarctica Island and the surrounding sea. The main cause of ozone layer depletion and formation of hole is the pollution of atmosphere. Note below, the chlorofluorocarbon is widely used in refrigerator, aerosols, and cleaner in the heavy industries. देखो, हम सभी जानते हैं ओजोन लेयर में होल होने से क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले ये बताया गया कि जो न्यूजीलैंड के साइंटिस्ट हैं, तो उन्होंने नासा के थ्रू, मतलब यहाँ पर उस डेटा के थ्रू बताया कि ओजोन लेयर में क्या हो रहा है। जैसे सबसे पहले यहाँ पर बताया कि अंटार्कटिका आइसलैंड है, उसके आसपास का जो एरिया है और अप टू साउथ अफ्रीका तक, तो ये इस एरिया में सबसे ज्यादा क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली यहाँ पर इंक्रीजिंग हो रहा है, क्या कि उसमें जो लेयर्स है वहां पर ज्यादा से ज्यादा होल्स देखे जा रहे हैं। Up to 10 September 2000, this hole is spreaded from Antarctica to Ponta Argon City. उसके बाद बताया जा रहा है कि up to 10 September 2000 में देखा गया कि ये जो होल थे वो अंटार्कटिका टू फोंटा आर्गन सिटी के बीच में दिखाई दिए गए थे। Previously, that hole was restricted to Antarctica Island and the surrounding sea. उसके बाद यहाँ पर क्या किया गया
कि मतलब रेस्ट्रिक्टेड किया गया किसको, अंटार्कटिका आइलैंड को और उसके आसपास के सी को। द मेन कॉज ऑफ ओजोन लेयर डिप्रेशन, हम सभी जानते हैं कि ओजोन लेयर का डिप्रेशन का सबसे मेन कारण क्या है, वो है पोल्यूशन। सबसे ज्यादा मेन कारण है पॉल्यूशन, जो सबसे ज्यादा हम लोग करते हैं। और दूसरा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसका यूज बहुत ज्यादा होता है, जैसे कि रेफ्रिजरेटर में, एरोसॉल में, और जो नेवी इंडस्ट्रीज होती है उसमें क्लीनर के लिए यूज किया जाता है। It is noted that the hole in ozone layer was absorbed for the first time in 1979 over Antarctica. मतलब ओजोन लेयर क्या कर रही है, इन सभी चीज को क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। ये सबसे पहले कब पता चला था कि होल, मतलब नोट किया गया था होल की उसमें हो रहे हैं, वो 1979 में अंटार्कटिका में। In 1984, British Antarctica Expanding Group stated that about 30% of ozone layer is destroyed over Antarctica region, due to which is hole is formed in ozone layer. This hole is now increased up to 2 crore 93 lakh square kilometer. ब्रिटिश अंटार्कटिका ने यहाँ पर क्या देखा कि 30% ओजोन लेयर जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, कहाँ से, अंटार्कटिका रीजन के ऊपर से, और ये होल जो है वहां पर बनने शुरू हो गए थे। दिस होल इज नाउ इंक्रीज, अब ये होल इंक्रीज होकर कितने हो गए हैं, 2 करोड़ 93 लाख स्क्वायर किलोमीटर में ये होल्स जो है वो फैल चुके हैं। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ गया ओजोन लेयर के बारे में? यस मैम। यस मैम। अब नेक्स्ट आपको बोला है कॉज ऑफ ओजोन लेयर कि ओजोन लेयर डेप्रिसिएशन, जो डेप्रिसिएशन बताया गया उसके लिए कॉजेस क्या है। द मेन कॉज ऑफ ओजोन लेयर डेप्रिसिएशन is the increase in the concentration of chlorofluorocarbon, hydrogen, chlorine, fluorine, bromine, and nitrogen oxide. This chemical and gas reacting with ozone gas and decompose it, due to which the thickness of ozone layer decreases. Thus, those chemicals are responsible for making hole in ozone. यहाँ पर बताया गया है कि ओजोन लेयर के कॉज के लिए क्या बताया गया है कि जो कंसेंट्रेशन ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ऑक्साइड है, यही इन सब चीजों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, किसको, ओजोन लेयर को। These chemical and gas reacting with ozone gas, ये सारे केमिकल्स क्या करते हैं, ओजोन गैस से रिएक्टिंग करते हैं और ओजोन लेयर को डिकम्पोज करने का काम करते हैं, जिससे ओजोन लेयर जो है वो बहुत ही पतली सी परत है, जिसकी वजह से उस परत में क्या हो रहा है, होल्स होना स्टार्ट हो रहा है, और वो पतली सी परत क्या होती है, धीरे धीरे तो वो डिक्रीज होने लगी है, मतलब ओजोन लेयर जो है वो कम होने लग गई। Those chemical are responsible for making hole in ozone layer. ये सभी केमिकल्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है ओजोन लेयर में होल करने। ठीक है, सभी को इतना समझ में आ गया? यस मैम। ओके, आगे देखते हैं। उसके बाद आपको बताया गया है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होता है, अभी हमने बताया था कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है सबसे ज्यादा किन किन चीजों में आपको दिखाई देता है, बताइए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन किस किस में मिलता है, बताया था ना, रेफ्रिजरेशन में, एरोसॉल में, और नेवी इंडस्ट्रीज जो होती है उसमें क्लीनर के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज किया जाता है। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन है क्या। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या इसको हम CFC भी बोलते हैं, इज अ मेन मेड कंपाउंड मेड अप ऑफ क्लोरीन, फ्लोरीन एंड कार्बन। CFC क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है, एक मतलब मैन मेड है, मतलब हम ही ह्यूमन बीइंग ने इसे बनाया है, जो कि क्लोरीन, फ्लोरीन एंड कार्बन का मिक्सचर है। इट वॉज डिस्कवरिंग ड्यूरिंग 1920, इसको 1920 में डिस्कवर किया गया। CFC is a wide use in refrigeration, aerosol as a cleaner in many industries. CFC का सबसे ज्यादा यूज जो है वो कहाँ हो रहा है, रेफ्रिजरेशन में, एरोसॉल में, और जो बहुत सी इंडस्ट्रीज होती है उसमें क्लीनर के लिए। इट इज ऑल्सो यूज इन द इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग फॉर्म, एयर कंडीशनर, ब्लोइंग एजेंट्स, polyurethane. A huge amount of CFC
releasing from these source in the environment which react with ozone gas of the ozone layer and cause depletion of the ozone layer. CFC जब यहाँ पर क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा हम यूज करते हैं तो CFC से जो भी गैस वगैरह रिलीज होती है वो एनवायरमेंट में जब जाकर ओजोन लेयर के साथ रिएक्ट करती है तो ये ओजोन लेयर को क्या करती है, डेप्लेशन का काम कर देती है. During the process, ultraviolet rays of the sunlight decompose CFC and release chlorine gas. और जब इस प्रोसेस में अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है जो कि सनलाइट से आती है जिसको CFC क्या कर रहा है, डिकम्पोज करने का काम कर रहा है. जब CFC डिकम्पोज होता है तो वो क्लोरीन गैस को रिलीज करता है. क्या करता है, क्लोरीन गैस को रिलीज करता है. जैसे ही CFC क्या होता है, डिकम्पोज होता है, वो क्लोरीन गैस को रिलीज करना शुरू कर देता है. उसके बाद आपको बताया गया है दिस क्लोरीन रिएक्ट विथ ओजोन गैस. जैसे ही ये क्लोरीन गैस जब रिलीज होती है तो वो ओजोन गैस से क्या करती है, रिएक्ट करती है और उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देती है. दिस ऑक्सीजन गैस इज अनेबल टू फिल्टर अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ सनलाइट एंड thus this reaction going on continuously in the form of the chain react up to when chlorine is not converted into the hydrochloric acid and falling on the earth with rainwater. अब यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि जैसे ही वो ऑक्सीजन को में क्या करती है, वो क्लोरीन के साथ गैस, क्लोरीन ने ओजोन गैस के साथ रिएक्ट किया और उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर दिया. अब ये ऑक्सीजन गैस जो होती है, जो सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज जो है उसको फिल्टर नहीं कर पाती. क्या करती है, जैसे ही मतलब इसने ऑक्सीजन में इसको कन्वर्ट किया तो ऑक्सीजन गैस ने क्या किया, जो सन से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज है उसको वो फिल्टर नहीं कर पाती है, उसमें वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो पाती. इस तरह से क्या होता है, ये जो रिएक्शन है जब ये कंटिन्यू चलती रहती है तब क्लोरीन जो होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है. और जब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है तो जब बारिश होती है, जब रेन होता है तो यही जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो जब अर्थ पर आता है, जिसको हम एसिड रेन के थ्रू क्या होता है वो हमारे अर्थ पर आ जाता है. सभी को इतना समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. Yes, ma'am. उसके बाद आपको बताया जा रहा है इफेक्ट ऑफ ओजोन लेयर डेप्लेशन. ठीक है, द डेप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर leads to the entry of UV rays in the atmosphere of the earth. If these rays enter earth continuously, then it may cause following ill effects on us and other living beings on earth. ओजोन लेयर डेप्लेशन से क्या इफेक्ट हो रहे हैं? तो द डेप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर इज लेड टू बी एंट्री द यूवी रेज ऑफ द एटमॉस्फेयर टू द अर्थ. हम सभी जानते हैं ओजोन लेयर के डेप्लेशन से क्या हो रहा है, यूवी रेज जो होती है वो एटमॉस्फेयर से कहाँ आ रही है, हमारे अर्थ में आ रही है. इफ दिस रेज एंटर अर्थ कंटिन्यूसली, ये जो रेज है वो कंटिन्यूसली हमारी अर्थ पर आ रही है, जिससे लिविंग बींग्स में जो भी इफेक्ट हो रहे हैं उसको आगे बताया जा रहा है. फर्स्ट इज इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट इंक्रीजिंग. इट रिजल्ट इन द इंक्रीज ऑफ एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एंड it becomes intolerable. मतलब इस रेज के ज्यादा हमारे सनलाइट, मतलब इसमें होल्स होने से क्या हो रहा है, सनलाइट जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है और जब सूर्य की किरणें सीधे हमारे अर्थ पर आती है तो वो क्या कर रही है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को बढ़ाने का काम कर देती है. प्लांट वुड गेट विल्टेड एंड एनिमल्स कॉस्ट. प्लांट पे क्या हो रहे हैं, प्लांट भी इससे खराब हो रहे हैं और एनिमल्स में भी इसमें प्रॉब्लम होने लगी है. इट कॉज स्किन डिजीज एंड स्किन कैंसर. हम सब जानते हैं कि जब अल्ट्रावायलेट रेज डायरेक्ट हमारे अर्थ पर आती है तो स्किन डिजीज जैसे कि स्किन कैंसर वगैरह हो जाता है. द रेसिस्टेंस पावर ऑफ द बॉडी डिक्रीजेस एंड लेड टू एजिंग. जो मतलब हमारी बॉडी का जो रेसिस्टेंस पावर होता है वो क्या होने लगता है, धीरे धीरे कम होने लगता है और हमारे जैसे जैसे हमारा एज बढ़ते जाता है और ये धीरे धीरे और ज्यादा कम होता है. It affects the photosynthesis process of the plant. इससे फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है जो कि प्लांट के लिए होता है उसमें भी इफेक्ट होता है. द प्रोसेस ऑफ सीड जर्मिनेशन एंड ग्रोथ स्लो डाउन. मतलब जो भी प्रोसेस होता है सीड जर्मिनेशन का, मतलब किसी भी पौधे का बढ़ने का या जो बीज होते हैं उनके बढ़ने का, वो प्रोसेस भी धीरे धीरे कम होने लगता है. टेम्परेचर ऑफ वाटर बॉडीज सच एज द ओशियन वुड इंक्रीज ड्यू टू विच द नंबर ऑफ ओशियन एनिमल्स एंड फिशेस गेट रिड्यूस्ड. पानी में रहने वाले जीवों के लिए भी क्या होता है, जब वहां का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगता है तो ओशियन एनिमल्स एंड फिश जो होती है वो भी धीरे धीरे मरने लगते हैं.
चांसेस ऑफ फ्लड्स एंड स्टॉर्म वुड बी इंक्रीज। इससे क्या होता है कि फ्लड्स वगैरह आने की जो चांसेस होते हैं वो ज्यादा बढ़ जाते हैं। वाटर बॉडीज सच एज पॉन्ड, लेक्स एंड रिवर्स वुड बी ड्राइड। और वाटर बॉडीज जैसे कि पॉन्ड है, मतलब तालाब है, झील है, नदियां हैं, ये धीरे धीरे सूखने लग सकती हैं। The ice of the polar region will start to melt, resulting to the increase of sea level, due to which cities of the coastal region will shrink. हमने जैसे पढ़ा इसमें कि सनलाइट ज्यादा से ज्यादा अर्थ पर आती है तो क्या होता है, एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर होता है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर वो बढ़ने लगता है। जैसे ही एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बढ़ने लगेगा तो पोलार रीजन की जो आइस है वो धीरे धीरे मेल्ट होना, ज्यादा से ज्यादा मेल्ट होना शुरू हो जाएगी और सी लेवल जो है, जो समुद्र का पानी है उसमें इंक्रीजिंग होना ज्यादा शुरू हो जाएगा, जिससे जो कोस्टल रीजन की जो सिटीज वगैरह हैं वो धीरे धीरे उनमें डूबते चले जाएंगे और उनका एरिया धीरे धीरे कम होते चला जाएगा। सभी को इतना समझ में आ गया? यस मैम। Yes, ma'am. आगे देखते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, अक्सर आप लोगों से क्वेश्चन किया जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में, तो आप लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट ठीक से बताते नहीं हो तो आप इसको ध्यान से सुनिए। कार्बन डाइऑक्साइड atmospheric, but its concentration is increased these days with the alarming rate. यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक नेचुरल कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारे, मतलब इस एटमॉस्फेयर में, लेकिन धीरे धीरे एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन की वजह से इसका क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन जो हो रहा है वो हर बार बढ़ते ही जा रहा है। इट इज बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ऑटोमोबाइल्स, व्हीकल्स, चिमनीज ऑफ इंडस्ट्रीज। मतलब हम सभी जा रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो ज्यादा क्यों होते जा रहे हैं, ऑटोमोबाइल्स, व्हीकल्स की वजह से, चिमनीज ऑफ इंडस्ट्री में चिमनीज है उनकी वजह से एंड बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल, इनकी वजह से होता है। द इंक्रीज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेरिक इज फाउंड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। ये सभी कार्बन डाइऑक्साइड जब होता है, जब एटमॉस्फेयर में ज्यादा से ज्यादा होने लगता है तो अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ाने लगता है। Under normal condition and the concentration of carbon dioxide, the energy balance of the sun rays maintain the temperature of the Earth's surface that strikes and planet and heat that is radiated back to the outer surface. However, when concentration of carbon dioxide in the atmosphere increase, in which envelope of these gas prevent the heat from being re-radiated out, the heat Earth can re-radiate the absorbed energy as radiation of longer waves. Then thus the thick carbon dioxide layer acts like gas panels of the greenhouse on the windows glass of the closed are, allowing the sun rays to filter through but preventing the heat from the escaping is the outer space. Thereby the warming, the troposphere of the atmosphere, this sort of phenomenon is popularly known as the global warming or greenhouse effect. देखो देखो यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है देखो जैसे हम देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे इसका कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो जो सूर्य से आने वाली रेजेस जो होती हैं, इनसे क्या होता है, इसका मेंटेनेंस जो होता है, मेंटेन कर पाना क्या होता है इसको, मतलब सूर्य से आने वाली रेज क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से टेम्परेचर को बढ़ाने लगती है, जिससे अर्थ का जो मेंटेनेंस है वो क्या होता है, उसका इंक्रीज होने की वजह से अर्थ का मेंटेन जो है वो खराब होने लगता है। और जितने भी यहाँ पर प्लैनेट्स होते हैं वहां और वो क्या करते हैं, गर्म ज्यादा होने लगते हैं।
और यहाँ पर बताया जा रहा है कि जैसे ही जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ते जाता है, तो हमारे आसपास जो जितने भी गैसेस हैं जिनका एक मोटी सी लेयर है, उसमें क्या होता है री-रेडिकेटेड होना शुरू हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या करता है, अर्थ क्या करती है, बहुत ज्यादा गर्मी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगती है। ठीक है, देखो इसको आप इस तरह से समझ सकते हो कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की क्या करती है, एक लेयर जो है वो ग्रीन हाउस के लिए क्या कर रही है, ग्रीन हाउस के लिए जैसे आप बोल सकते हो कि हमारे पास एक कांच का एक पैनल है, या फिर आप जिसको ये बोल सकते हो बंद मतलब एक कार जो है उसकी खिड़की के शीशे की तरह ये काम कर रही है। जैसे ही अर्थ से जो किरणें जो भी रेज आती हैं वो फिल्टर हो जाती है, और लेकिन गर्मी को रोकती है। और बाहरी मतलब बाहर की तरफ हम यदि देखें तो ये क्या करती है आउटर स्पेस जो होता है, आउटर स्पेस में ये क्या करती है, इस जो ट्रोपोस्फियर होती है, ट्रोपोस्फियर तक क्या करती है, इसको बाहर तक गर्म कर देती है। इस तरह से यहाँ पर ये बोलेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग के ग्रीन हाउस के प्रभाव को ये हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से पहचान सकते हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ ये बोल रही है जैसे कि हम एक बंद कार के अंदर यदि बैठे हैं और बाहर से बहुत ज्यादा रेज आ रही है, तो क्या हो रहा है कि कांच मतलब रेज जो होती है वो क्या कर रही है, जो कार की जो कांच है उनसे टकराकर बाहर तो जा रही है, लेकिन कुछ चीजों को क्या करती है, वो एब्जॉर्ब भी करने लगती है। तो धीरे धीरे क्या होने लगता है, उस जगह का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, जिसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, आप सभी को इतना समझ में आ गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसके आगे का टॉपिक हम लोग अब कल देखेंगे, जिसमें ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी होती है वो। ठीक है, ठीक है, मैं मीटिंग लीव कर रही हूँ।